जी, आज का हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 के ज़रिए तब्दीलियाँ आई थी, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली पंजाब का जो फाइनेंस बिल है 2025 उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मेंबरान की तरफ से कहा गया था जी कि इसमें क्योंकि बड़ी हद तक कोई चेंजेस आई हैं तो इनको भी दोबारा डिस्कस कर लिया जाए। तो पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024 ने 1 जनवरी 2025 से नाफजुल अमल किया गया था और 27 नवंबर 2024 को इसका बिल आया था। और इसमें जो मेजर तब्दीली आई है, इसमें तो इनकम फ्राम लाइफ स्टॉक इसको ऐड किया गया है और इसके साथ कंसेप्ट दिया गया है डेफिनेशन में कंपनी का। कंपनी की डेफिनेशन वही है जो कंपनी एक्ट 2017 में बनी है। और इसके अलावा फर्म, बॉडी कॉपरेट, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें शामिल है, बॉडी कॉपरेट है और एनी अदर फॉर्म लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ए मोडारबा, ए ट्रस्ट, ए बॉडी इनकॉपरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉपरेशन ऑफ कंपनीज, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। कम ये जितनी भी डेफिनेशन में पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ये और बाकी सोसाइटीज़ हैं, ये अगर एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ज़मरे में आएंगे। फिर लास्ट लाइफ स्टॉक की डेफिनेशन दी है सब क्लास ई में कि मींस कैटल, बफलो, शीप, गोट, कैमल, हॉर्स एंड अदर यूजफुल एनिमल केप्ट और रेस्ड फॉर इनकम जनरेशन। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल और कंपनी, कंपनी में क्योंकि फर्म भी आ गई है तो दोनों शामिल होंगे और पर्सन की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। और इसके बाद सुपर टैक्स सेक्शन 3AA में इंट्रोड्यूस कराया गया है और टैक्स पेयर की डेफिनेशन को भी नए सिरे से डाला गया है। और जहाँ पे लफ्ज़ था टैक्स पेयर, पहले एसएससी था तो टैक्स पेयर कर दिया गया है, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर था तो उसको टैक्स ईयर कर दिया गया है। फिर सेक्शन 3 में थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है और इसमें रूल्स का हवाला दिया गया है और स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल एज में भी प्रेस्क्राइब, जहाँ पे लिखा हुआ था तो उसको ऐड किया गया है। मेन जो तब्दीली आई है वो आई है सेक्शन 3AA में इनकम टैक्स के इक्विवेलेंट सुपर टैक्स का नफाज कर दिया गया है। और 3AA इसमें जो लिमिट होगी सुपर टैक्स का हाई अर्निंग पर्सन वो कौन होगा, अभी तक उसमें डिफ़ाइन नहीं मुझे समझ आ रही कि किसको कहा है, लेकिन इनकम टैक्स में क्योंकि सुपर टैक्स की जो लिमिट दी गई है वो दी गई है 1 करोड़ से ऊपर वाला जो शख्स इनकम हासिल करेगा तो वो हाई अर्निंग पर्सन होगा। लेकिन इसके आगे जाके रूल में कहीं लिखा हुआ है कि जी के जो सुपर टैक्स का जो कंसेप्ट होगा वो, इसका जो पहले ड्राफ्ट आया था इस बिल का, उस ड्राफ्ट में इनकम टैक्स का जो सेक्शन में जो सुपर टैक्स डाला गया था ऑर्डिनेंस में, उस ऑर्डिनेंस के एक्विवेलेंट इसको सुपर टैक्स लिया गया था। फिर जब इसका बिल एक्ट बना है 2024 का सेकंड, ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024, इसमें फिर जो इनकम टैक्स के जो ऑर्डिनेंस था उसमें भी यही लिखा हुआ है कि लेविड एंड कलेक्टेड एज सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर हाई अर्निंग पर्सनस। मीन्स कि अगर एफबीआर के इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस में टैक्स रेट सुपर टैक्स का बढ़ेगा तो इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कम होगा तो इसमें भी कम हो जाएगा, ज़ीरो होगा तो इसमें भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इस रूल का खुद से अपना कोई सुपर टैक्स का रेट नहीं है। फिर इसके बाद अमेंडमेंट आई है सेक्शन 3B में, इसमें भी एज मे बी प्रेस्क्राइब और वो लफ्ज़ थोड़े से ऐड किए हैं। और फिर सेक्शन 4 है, ये बेसिकली इसमें अमेंडमेंट आई है। इसमें जो 4 में है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है, इसमें पहले था कि 2 साल की कंडीशन थी, अब उसको असेसमेंट की जो लिमिट थी वो इंक्रीज़ करके 4 साल पे ले गए हैं कि अब असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स होगा वो विद इन 4 ईयर किया जा सकता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन में डाल दूँ, साकिब निसार साहब ने फ़ैसला दिया था 3B के ऊपर, और सेक्शन 3B में उन्होंने कहा था जी कि जो चीज़ आपने इनकम टैक्स के अंडर डिक्लेयर कर दी है, जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर कर दी है एग्रीकल्चर इनकम, वो उसकी असेसमेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड है। और जो चीज़ सेल्फ डिक्लेयर्ड हो जाए तो उसके लिए फिर असेसमेंट करना 2 साल वाली कंडीशन पर नहीं आता कि पहले ऑफिसर जो होगा आपका एसी साहब है इसमें, ऑफिसर असिस्टेंट कलेक्टर साहब आपको असेसमेंट का कोई फॉर्म डी है वो अचीव करेंगे, रूल हैं तो उस रूल में 14 नंबर था रूल मेरे ख्याल में, जब हम
लेनिया ने इशू आया था 2007 में, तो उस वक्त हमने इस पर बड़ी वर्किंग की थी। तो कैसर साहब का कोई केस था, उसमें कैसर नाम टैक्स पेयर के नाम से वो रिपोर्ट भी हुआ था। पहले रिलीफ मिला था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो केस अल्ट्रा वायर हो गया रहा, उसको रिवर्ट कर दिया गया था कि जो चीज़ असेसमेंट अगर 2013 में अगर 3B ऐड हुआ था, तो उन्होंने 11, 12, 13, 14 इस तरह के जब 2 साल से पुराने असेसमेंट्स को उठा के टैक्स लगाया था इनकम टैक्स की रिटर्नों से, तो उसको पहले तो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने खुद डिक्लेयर कर दिया तो फिर असेसमेंट नहीं होनी। जब असेसमेंट नहीं होनी तो फिर 2 साल वाली लिमिट भी ख़त्म हो गई, तो ये तो आपने रिकवरी करनी है, रिकवरी टाइम बार नहीं होती। और फिर इसके बाद जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 4A में, उसमें लेबर में एक थोड़ी सी रिलीफ दिया गया कि खर्चे वगैरह जो आपने अलाउ करने हैं, उसमें जो लेबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी काश्तकारी के लिए, उसमें इंक्लूडिंग कर दिया गया लेबर प्रोवाइडेड बाय द अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जितने भी आपके नौजवान मेंबर्स हैं 18 साल से ज़्यादा के हैं, अडल्ट हैं, अगर वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं एज ए लेबर के तौर पे आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ख़र्चा उनका भी अलाउ होगा। लफ्ज़ इंक्लूडिंग आया मीन्स के पहले भी था, इंक्लूड का मतलब होता है कि पहले से भी मौजूद था, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा इसको एक्सप्रेसिवली डिफ़ाइन कर दिया गया है। और फिर इसमें क्लास H ऐड की गई है कि जो एग्रीकल्चर के एक्सपेंस होंगे लाइफ स्टॉक के ऊपर, वो भी अब आपको एज ए एक्सपेंस अलाउ होंगे। पहले लाइफ स्टॉक क्योंकि आप टैक्स इस पर लाइफ स्टॉक पर आप टैक्स लगा है, तो अब उसके खर्चे भी अलाउ करती हैं। फिर 4AA सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया है इस एक्ट के ज़रिए, और उसमें सूबाई गवर्नमेंट को अख्तियार दे दिया गया है कि ऑफिशियल गज़ट के ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए वो कैटेगरीज और ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर और सच एरियाज़, तो वो अपनी उसके मुताबिक टैक्सेशन कर सकते हैं कि किसी एरिया पे ज़्यादा टैक्स लगाना है, किसी पे कम लगाना है, किसी को टैक्स फ्री करना है, किसी क्लास ऑफ पर्सन को कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स को ऊपर नीचे करना है, तो वो उनके पास 4AA में अख्तियार हासिल हो गया है। और फिर प्लेंटीज़ है, प्लेंटीज़ पहले कम थी और उसको पहले था पर डे डिफ़ॉल्ट था 25 रुपये और मैक्सिमम था 1000 रुपीज़। अब उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, उसको उन्होंने कहा जी कि 0.1% जो टैक्स पेबल बनता है उसका ईच देगा, ना तो वो चार्ज होगा, ना फिर जो हायर होगा। इसमें हायर का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके सेक्शन में लिखा हुआ है हायर का लफ्ज़, तो इक्वल टू, तो बेसिकली इक्वल टू के साथ है, तो रहा फिर दूसरा होगा बी के साथ के ₹1000 पर डे डिफ़ॉल्ट। पहले 25 रुपये डिफ़ॉल्ट था, अब उन्होंने 1000 रुपये पर डे कर दिया है। और अगर एक दिन का डिफ़ॉल्ट भी है तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट भी साथ दे दिया है कि ऐसा नहीं कि आपने 1000 रुपये लगाना है, एक दिन का डिफ़ॉल्ट भी तो 10,000 रुपये आपने फिर भी हर सूरत लगाना है अगर उसकी इनकम 12 लाख से कम है। और अगर 12 लाख से ज़्यादा है और 40 मिलियन तक है, तो उस सूरत में फिर 20,000 रुपये उसको जुर्माना होगा, चाहे एक दिन भी उसकी रिटर्न लेट है। और तीसरे नंबर पर है 40 मिलियन से ऊपर, अगर 4 करोड़ से ज़्यादा आमदनी है और उसकी रिटर्न अगर एक दिन भी लेट है, तो फिर उसको 50,000 जुर्माना मिनिमम लगेगा, और या फिर इक्वल लगेगा 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल। फिर सेक्शन 10 है, इसमें अमेंडमेंट आई है और सब्स्टिट्यूट हुआ है कि ये था पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर आपने टैक्स लेट जमा कराया है तो उस सूरत में क्या होगा, पहले इसमें पेनल्टी लिखा हुआ था, उसको डिफ़ॉल्ट से चार्ज कर दिया गया है, और 5 की जगह उन्होंने रेट पहले 5% रेट था, अब उसको 10% कर दिया है, और डिफ़ॉल्ट से चार्ज लेट पेमेंट का अब आपको अदा करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 11 में अमेंडमेंट हुई है, रूल्स की बेसिकली अख्तियार हासिल था PRA को, इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि रूल की अमेंडमेंट कर सकती हैं, तो उसमें इन्होंने सब सेक्शन 2 इंसर्ट किया है, वो मैं पढ़ देता हूँ। एनी अमेंडमेंट मेड इन द रूल्स टू द एक्सटेंट ऑफ रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर अंडर सब सेक्शन 1 shall be laid in Provincial Assembly of the Punjab at the time of presentation of the annual budget for the next financial year। कि कोई भी अगर रेट वगैरह का कोई मैटर होगा तो उस सूरत में पंजाब असेंबली में जब फाइनेंशियल ईयर होगा तो उसमें वो प्रोविजन रखी जाएगी। फिर फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल डिलीट कर दिया गया था।
और सेक्शन 13 के तहत जहाँ जहाँ एसएससी और का लफ्ज़ आ रहा है इस पूरे एक्ट में, तो उसको टैक्स पेयर कर दिया गया, और असेसमेंट ईयर को और इनकम ईयर को उन्होंने टैक्स ईयर का लफ्ज़ सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अब रेता एक्ट आया था, एक्ट आने के बाद खामोशी थी कि जी कि क्या टैक्स रेट होगा, कितना होगा। तो वो बिल्कुल ही 2-3 महीने तो खामोशी से गुजरे। फिर 6 मार्च 2025 को रूल में अमेंडमेंट की है, और इसका जो ऑफिशियल गज़ट आया है वो 5 मार्च 2025 को आया है। और 5 मार्च 2025 से फिर उन्होंने जो रूल्स थे इनकम टैक्स एक्ट 1997 के साथ पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल्स 2001, इसमें तब्दीली कर दी है। और इसमें भी उसके कॉरस्पॉन्डेंस जहाँ पर लफ्ज़ था एसएससी, उसको टैक्स पेयर कर दिया गया रूल्स के अंदर। जहाँ पर लफ्ज़ था ये इनकम ईयर, असेसमेंट ईयर, उसको टैक्स ईयर कर दिया गया है। फिर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है BB शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दीज रूल्स। एंड इसके बाद फिर रूल नंबर 3 में री नंबर कर दिया गया है रूल इसको 3A। सेक्शन 3 था मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसको उन्होंने अब 3A कर दिया है, और 3 के साथ इस एक नया रूल लेके आए हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं रूल 3 को रेट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। और इसको कहा कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर इन अ टैक्स ईयर शैल बी लेविड असेस्ड एंड कलेक्टेड ऑन सच रेट्स एज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल। जो शेड्यूल में रेट दिए गए हैं उसके मुताबिक अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चार्ज होगा। फिर रूल 5 है रिटर्न ऑफ टोटल एग्रीकल्चर इनकम। इसमें एक प्रोविजो ऐड की गई है कि फर्दर दैट द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सटेंड द पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ टोटल एग्रीकल्चर इनकम और एन इनकम ईयर। जैसे एफबीआर के पास अख्तियार हासिल है कि वो एक्सटेंशन देता है फाइलिंग डेट में, तो इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है इसको भी अख्तियार दे दिया गया है रूल 5 की प्रोविज़ो के तहत कि जब भी रिटर्न जो जमा कराने की आखिरी तारीख है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, उसमें ये भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह रूल 6 है नोटिस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ टोटल इनकम। इसको भी जो हमने पहले एक्ट में देखा था जी कि उसको असेसमेंट करने का अख्तियार 2 से 4 साल कर दिया गया था, इसको रूल के अंदर भी उसी तरह जो रिटर्न मांगने का अख्तियार है वो भी 2 से 4 कर दिया गया है। और फिर इसी तरह रूल 10 है नोटिस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये इसके 10A में फिर एक नया, उसके 10 के बाद एक नया इंसर्ट किया गया 10A फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। 176 में जिस तरह एफबीआर के पास अख्तियार हासिल है कि वो बैंकों से थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो पहले 10 में तो टैक्स पेयर से रिकॉर्ड मांगने का अख्तियार हासिल था। अब उन्होंने थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 10A के अंदर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अख्तियार रूल के तहत दे दिया गया है। फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट थी रूल 12 में, उसके नीचे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के साथ 12A में एस्टिमेशन ऑफ एवरेज प्रोड्यूस कि जो उसकी प्रोडक्शन है उसके एवरेज प्रोडक्शन, जैसे हमारे सेल टैक्स में 40 सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 सब क्लास E में या 46 सेक्शन 2 सब क्लास 46 में इसको फैक्ट एस्टीमेट करने का अख्तियार हासिल है उसकी प्राइस वैल्यू का, कि प्राइस कम पे बिका है ज़्यादा पे बिका है, तो उसके लिए ई में कमेटी बनती है। इसी तरह इसमें भी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई थी जो अप्रूव हो गई है। और अब जो होगा कि अगर किसी टैक्स पेयर का समझा जाएगा जी कि उसने अपनी एस्टिमेशन गलत दी है, तो उसको भी बढ़ाने का लिए एक कमेटी होगी जो मुश्तमिल होगी कलेक्टर ऑफ सब डिवीज़न, ये कन्वीनियर होगा कमेटी का, और इससे असिस्टेंट डायरेक्टर और द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिवीजन एक्सटेंशन, सी होगा तहसील ऑफिसर, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज इसका मेंबर होगा। और फिर कोई भी कन्वीनर साहब हैं वो जो कलेक्टर ऑफ द सब डिवीज़न है वो किसी भी शख्स को एज ए को ऑप्ट कर सकते हैं एज ए मेंबर। फिर इनके बाद रूल 13 में ये था एडिशनल असेसमेंट, लिमिटेशन फॉर असेसमेंट है, तो लिमिटेशन फॉर असेसमेंट को भी 2 से 4 साल कर दिया गया है। और जो एडिशनल असेसमेंट करने का अख्तियार हासिल था कि एक दोबारा असेसमेंट कर दी गई है, उसके बाद दोबारा अगर कोई नए फैक्ट्स मिलते हैं तो उसको भी 2 से 4 साल कर दिया गया है। और फिर इसी तरह जो हमारे फार्म्स थे, फार्म्स को तब्दील करके जो रेट दिए गए हैं वो शेड्यूल में पार्ट 1, इसमें
एफबीआर के बराबर रेट ले आए हैं कि नॉन एक्सीडिंग रुपीज़ 6 लाख कोई टैक्स नहीं होगा। पहले तो एजम्पशन 12 लाख तक थी और 1000-2000 रुपये था कि 8 लाख तक, एक 4 लाख तक एजम्पशन थी, 8 लाख तक 1000 रुपये था, 12 लाख तक 2000 रुपये था, इससे ऊपर रेट चल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने इसको रिड्यूस करके 6 लाख तक ज़ीरो कर दिया है और 6 लाख से 12 लाख अब 15% कर दिया है, जो 6 लाख से ऊपर का इनकम होगी। और फिर 12 लाख से ज़्यादा और 16 लाख से कम पे 90,000 जमा 20%। फिर एक्सीडिंग रुपीज़ 16 लाख से 32 लाख तक 1,70,000 पहली वाली 16 लाख पे लगेगा, प्लस 30% एक्सीडिंग होगा 16 लाख से ऊपर पे। और फिर इसी तरह 32 लाख से लेकर 56 लाख तक की जो आमदनी होगी तो 32 लाख तक लगेगा साढ़े 6 लाख रुपए। और 32 लाख से ऊपर जितना भी आमदनी होगी उस पर 40% रेट लगेगा। और 56 लाख रुपए से जो जितना भी ऊपर होगा तो 16,10,000 रुपये 56 लाख तक लगेगा। और उसके ऊपर के आम 56 लाख से ऊपर की आमदनी पर 45% रेट लगेगा। तो जो 2008 में 2009 में 2009 में डेट में जो रिलीफ दिया गया था एफबीआर के बराबर, एफबीआर ने तो विड्रा कर लिया था 2010 में 9 में ही, एक साल के फ़ौरन बाद। वो 2009 वाला रिलीफ अब जाकर इन्होंने 2025 में जाकर इसको इक्वल किया है और विड्रा इसको एफबीआर के साथ इक्वल किया। और उस रिलीफ को जो एफबीआर ने एक साल के लिए दिया था, इन्होंने 5 साल देने के बाद अब विड्रा कर लिया है। और फिर पार्ट 2 में है कॉर्पोरेट का रेट दिया गया है कि कॉर्पोरेट का जो रेट होगा वो स्मॉल कंपनी के लिए 20% होगा और अदर कंपनी के लिए 29% होगा। कंपनी की डेफिनेशन हम वही लेंगे जो कम इनकम टैक्स में दी गई है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपनी। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये लुकुना है। जब कंपनी की डेफिनेशन दी गई है तो उन्होंने एससीसीपी के हिसाब से दी है। कंपनी मीन्स अ कंपनी एंड इज कोगनेट एक्सप्रेशन एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी फिर इसी से ही हम एससीसीपी में जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी गई है तो उस्मान साहब बताएंगे, क्योंकि स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट तो एफबीआर इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में है। तो एससीसीपी में है स्मॉल कंपनी का कोई कंसेप्ट? कंपनी एक्ट के अंदर ये जो स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर तो वाज़ह तौर पर मेंशन है और इसकी टैक्सेशन भी सेपरेट है। बल्कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक शेड्यूल है 14 शेड्यूल, वो भी इसको डील करता है और एक सेक्शन भी बाकायदा इसका इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कोरोना के बाद ये इंसर्ट हुआ था और अभी भी ये इनफील्ड है और 250 मिलियन की सेल्स और मैन्युफैक्चरर और वो काफ़ी सारी उसमें लिमिट्स दी गई हैं। तो वो एक फुल फ्लैज एक सिनेरियो उसके अंदर मौजूद है। और अगर यही पैरेलल अगर इसी की प्रोविज़न अगर देखी जाए कंपनीज एक्ट के हवाले से, तो उस तरह से स्मॉल कंपनी के हवाले से उसकी कोई जो डेफिनेशन है एसएमई और वो उसका एक कंपनीज एक्ट का एक शेड्यूल है, ग़ालिबन थर्ड शेड्यूल है। शेड्यूल अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उसमें एक लिमिट्स क्योंकि दी गई हैं स्मॉल कंपनी जो है ना उसकी स्मॉल स्केल कंपनी के हवाले से ना, मीडियम स्केल कंपनी और लार्ज स्केल, लेकिन इस तरह की लार्ज स्केल और मीडियम स्केल और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, उसकी को एक बाइफरकेशन जो है बाकायदा डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन दी गई स्मॉल कंपनी, और ये इन्होंने एफबीआर से उठाई है, लेकिन इसको डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की एंड एनी अदर कंपनी की नहीं दी, पंजाब एक्ट में नहीं दी। रहा तो उसको इक्वल कर देते जी, एफबीआर के कानून से इक्वल कर देते जो पंजाब के अंदर है, जिस तरह से सुपर टैक्स में किया है, या फिर उसको कंपनीज एक्ट के साथ जोड़ देते। तो लेकिन रख के एक एम्बिग्यूटी क्रिएट की गई है, उसको भी इलेबरेट अभी करना बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। उस्मान खान साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर फेलो मेंबर है ICAB के। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मलिक खादिम हुसैन मेहतला साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और आज के सेशन को वाइंड अप करने के लिए अपने ख्यालात का जवाब भी फरमाएँ और वाइंड अप के लिए भी इसको फाइनल करें। एक क्वेश्चन जी सवाल आ गया। ये जो पंजाब एक्ट के अंदर हमने रिटर्न दाखिल करनी है जिसकी इनकम आ रही है अंडर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो सब ने करनी है रिटर्न फाइल, या कि उसकी कोई लिमिट है कि क्योंकि टैक्स पेमेंट तो सब कर रहे होते हैं ना, उसमें एक लिमिट है लैंड बेस्ड, ठीक है ना।
और इसके रिटर्न के फाइलिंग के हवाले से ज़रा इसको इलेबोरेट करें। इसमें मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा भी ये क्वेश्चन है कि अगर किसी की सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत तो देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अगर एलिजिबिलिटी जैसे अब सर्टिफिकेट का आया तो वो क्या करेगा उसके लिए? अच्छा जी, पहले मैं अबू बकर साहब का जो सवाल है वो जवाब दे देता हूँ कि जो सिंपल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कमा रहे हैं और एफबीआर का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके 5 हेड ऑफ इनकम्स हैं, उसमें किसी भी हेड ऑफ इनकम में उसकी इनकम शामिल नहीं है और वो टैक्स भी जमा करा रहा है प्रोविंशियल टैक्स प्रॉपर, तो उस शख्स को एफबीआर में एंट्री लेने की जो रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके लिए 10 शेड्यूल में बाकायदा एक्सक्लूजन दी गई है ऐसे अफराद के लिए कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे तो अपने जो सब रजिस्ट्रार साहब होंगे, तहसीलदार साहब होंगे, जहाँ से उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, उसको एक एप्लीकेशन देंगे जी कि आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि मेरी जो सेक्शन 114 में जो इनकम है वो इतनी नहीं है जो किसी 5 हेड में आती हो, वो वहाँ पे लिमिट दी हुई 3 लाख रुपए, लेकिन मेरी क्योंकि सेक्शन 41 में एग्जम्प्ट है तो इसलिए मुझे फाइलर किए बगैर एक्टिव जो सिंपल रेट है 3% वाला वो लगाया जाए। अब उसे कम कर रहे हैं, 1.5% कर रहे हैं, सी के लिए 4.5 कर रहे हैं, लेकिन सिंगल रेट लगाया जाएगा। डबल रेट, एक्सटेंडेड रेट जो लेट फाइलर वाला और नॉन फाइलर वाला वो नहीं लगेगा। उसके लिए रजिस्ट्रार साहब होंगे, वो अप्लाई करेंगे अपने कंप्यूटर से कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब विदिन 30 दिन उसको जवाब देंगे। नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो जो भी शख्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो किसी भी जो कोई भी जो इनकम टैक्स की रिटर्न में सेक्शन 115 के अंदर आता है, एग्जम्प्ट आता है, तो जो फैमिली मेम्बर 10 मिल कर अगर कोई मकान खरीद लेते हैं और किसी एक भाई के नाम लगवा देते हैं, वालिद के नाम लगवा देते हैं, तो ऐसे जिनकी बिलो टैक्सेबल इनकम आमदनी है सबकी, तो सोर्स उसके पास है कि जी कि हम सब ने मिलकर कमाया है और पूल करके फंड्स को इकट्ठा करके प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस सूरत में वो रिश्तेदार साहब को 10 शेड्यूल में एप्लीकेशन देंगे। होता है ऐसे, रिश्तेदार साहब खुद अप्लाई करेंगे, 30 दिन में जवाब आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो रिश्तेदार साहब सिंगल रेट पर उसको टैक्स चार्ज करके ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉपर्टी। लेकिन हो ऐसा रहा है कि जी के गाड़ी का इसमें नहीं है, गाड़ी में ख्याल नॉन फालर वाला भी रेट डबल हो जाता है, लेकिन उसमें इसका 10 शेड्यूल में देखना पड़ेगा, वो भी हम तजवीज़ देंगे जी कि जो बाकी जितने भी डबल टैक्स वाले रेट हैं एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मकान या प्रॉपर्टी के लिए तो है, लेकिन अगर गाड़ी के लिए तो ये ऐड हम तजवीज़ दे देते हैं एफबीआर में जी, ये भी आए। और इसके बाद उस्मान खान साहब ने सवाल किया है जी कि हमारा इसका क्राइटेरिया क्या है रिटर्न फाइलिंग करने का। हाँ नहीं, एग्जम्प्ट नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के अंदर वो कौन सा शख्स है जिसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इसमें ये सेक्शन 3 है, चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, और फिर सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 है, एवरी पर्सन हुज केस फॉल्स अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 सेल फाइल द रिटर्न ऑफ हिज टोटल एग्रीकल्चर इनकम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। द गवर्नमेंट में बाई ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रिक्वायर एवरी पर्सन हैविंग कल्टिवेटेड लैंड अबव ए सर्टन लिमिट टू फाइल ए रिटर्न ऑफ हिज टोटल एग्रीकल्चर इनकम। अब ये जो लिमिट थी ये बेसिकली उस पर आ गया है। लिमिट रही थी कि हमारे पास पहले 12.5 एकड़ था, अब 50 एकड़ कर दिया गया था बाद में, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर इनकम की जो लिमिट थी पहले जो 8 लाख तक थी और 80,000 थी, फिर 80,000 से वो फिर नए रेट आ गए 19 में, तो 19 में जो जीरो नीचे है तो उसने ज़रूरत नहीं थी, ऊपर वाले की ज़रूरत थी। अब भी ऐसा ही है कि अब जो शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल डिलीट हो गए इसमें से, अब एरिया वाइज टैक्स मेरे ख्याल में अब नहीं रह गया, अब इनकम पर है। 6 लाख से ऊपर होगी, इनकम 6 लाख से ऊपर है तो फिर उसने अपना गुस्वारा भी जमा कराना है। और 50 एकड़ वाला कंडीशन हो गया कि 50 एकड़ से नीचे है तो उसने अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी, ऊपर है तो वो जमा भी कराएगा। और अगर उसका टैक्स 50 एकड़ से नीचे भी है, अगर एरिया 50 एकड़ से नीचे है लेकिन टैक्सेबल इनकम उसकी 6 लाख से बढ़ गई है, फिर भी उसने गुस्वारा जमा कराना है। 6 लाख से ऊपर यानी लिमिट 6 लाख हो, 6 लाख हो गई। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे ही तस्वर करेंगे।
अब मैं जनाब मलिक खातून हुसैन मित्तला साहब से गुजारिश करूँगा कि बकाया सवाल जो आप उनसे करें, क्योंकि वो काश्तकारी और उनका रे शोबा भी है और उनको इस पर अबूर भी हासिल है। एग्रीकल्चर टैक्स के रे हमें पढ़ाते भी रहे हैं, समझाते भी रहे हैं। तो जनाब आप जनाब तशरीफ़ लाएँ और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का आज का जो सेशन हमने किया इसका अहाता भी करें, और काश्तकारों को जो मसाइल हैं वो मसाइल को भी आप डिस्कस करें ताकि हम इसकी तजावीज़ भेजें, और इसके साथ जो आगे हमारे वकला को परेशानियाँ आनी है वो भी आप उसको आज डिस्कस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जनाब मोहम्मद इमरान गाज़ी साहब, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो कि कुछ 6 माह पहले अप्रॉक्सीमेटली पंजाब असम्बली ने पास किया, उस पे आपने सैर हासिल उसको डिस्कस भी किया और जो भी आपके व्यूज़ थे वो भी आपने शेयर किए। कानून की जहाँ तक जो है ना एप्लीकेशन थी वो सारी आपने बहुत अच्छे अंदाज से यकीनन हमारे मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबरान और दीगर जो टैक्स कंसल्टेंट हैं इस शोबे से वाबस्ता हैं तो वो इससे यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। अब इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है इसमें खसूसी बात, बाकी तो जो मतलब है ला है आपने बना दिया, चे जाए कि पिछले 2 साल में जो ज़राअत पेशा लोग थे वो तंग दस्त हो गए हैं, ज़मीनें अपनी बेच के तो अपने जो है ना घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं। उनको बचा कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने एंड प्रोडक्ट जो यानी एग्रीकल्चर उस पर हो सकती है उसका रेट यानी तय कर लिया और पीछे छोड़ दिया। और वो जो पिछले साल था वो तो उसमें रेट फिक्स कर दिया कि अच्छा जी 2700 2750 उसमें जेलें भी हुई काश्तकारों को। और जो है ना अगर किसी ने ज़्यादा रेट पे अगर बेची किसी काश्तकार ने तो उसके ख़िलाफ़ भी वो हुआ। वो खैर अलग काश्तकार तंजीमें हैं वो लगी हुई हैं उस पर, वो ज़ाहिर है वो मुतासरीन है ज़्यादा। तो मैं तो एक छोटा सा यानी इस काश्तकार फैमिली से ताल्लुक़ है, कोई इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है। बहरहाल इसमें इस साल भी वही काम किया। अब रोटी की कीमत आपने मुख्तस कर दी, यानी तय कर ली कि अच्छा जी इतने की रोटी होगी। पहले 15 रुपये थी, फिर 10 रुपये कर दी, फिर अच्छा अब 10 रुपये की रोटी जो है ना अब नान भाई ने जब बनानी है तो उसके साथ गंदम कैसे वो लेगा, तो वो 2100 2200 मैक्सिमम ये रेट मिल रहा है। तो एक तो प्रोडक्शन कम हो गई ओवरऑल 11% के हिसाब से जो प्रोडक्शन कम थी, फिर काश्तकार कम हुई क्योंकि उससे पिछले साल जो है ना काश्तकार जो है ना बहुत मुतासर हुआ था। इस वजह से कुछ लोगों के पास ना रिसोर्सेज हो सके इसलिए उन्होंने गंदम काश्त नहीं की, इसलिए 11% तो वो हो गई। फिर जो उसकी जो है ना यील्ड थी वो भी कम निकली। इसी के साथ गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने मौजूदा असम्बली ने एक यूनिक काम किया है जो उसकी इख्तियार में भी नहीं था। तो वो ऐसी कानून साजी तय कर ली। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एक डेफिनेशन डाली, इनकम फ्राम लाइफ स्टॉक। इनकम फ्राम लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में नहीं आता, ना ये एग्रीकल्चर की उसमें है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ले लें, उसकी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है 260, उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम की जो डेफिनेशन है उसमें रेफ़र किया गया है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन मौजूद है, और वो वही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इनकम का अहाता करती है। तो उसमें ये लाइव स्टॉक की जो यानी उसको पालना है या उस पर जो है ना जो भी उससे मुतल्लिक एक्टिविटी है तो वो उसमें शामिल नहीं होती। अलबत्ता ये वफाकी इनकम टैक्स उसमें ज़रूर शामिल होती है। मेरी राय के मुताबिक, हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग, लेकिन ऐसा ये प्रोविंस का शोबा नहीं यानी डोमेन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है। वहाँ पे एंट्री नंबर 47 पार्ट 1 की जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर इनकम
के बारे में इख्तियार दिया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सूबों को, तो उसमें ये नहीं था कि जो है ना लाइफ स्टॉक को भी उसमें आप शामिल करें। ये सीधी सीधी जो है ना सेक्शन आर्टिकल 70, 141 और 142 की ख़िलाफ़ वर्जी है। और इसमें आप ऐसी कानून साजी कोई नहीं कर सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ ना करता हो। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आपको यानी इस असम्बली को या प्रोविंस को कम अज़ कम इख्तियार नहीं है। तो लिहाजा ये तो वैसे ही गैर कानूनी यानी अमेंडमेंट थी, और जो है ना इसको यकीनन कोर्ट्स फिर देखेंगी अगर पंजाब असम्बली ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको रेक्टिफाई ना किया तो ये जो है ना चंद माजूरात थी मेरी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यानी मुकर्रना से कि जो है ना वो इसको कानून साजी में रेक्टिफाई करें और अपने इख्तियार के हद तक जो भी आपने टैक्स इकट्ठा करना है। हमें मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट बग़ैर रेवेन्यू के नहीं चल सकती, क्योंकि उसने बहुत सारी सर्विसेज देनी होती हैं। सिक्योरिटी की सर्विस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना है, आपने हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये वो सारी जो है ना आपने अदरवाइज़ आपने गवर्नमेंट चलानी है तो उसके लिए भी आपको सोर्सेज चाहिए। तो टैक्स जो सही मतलब है टैक्स की रिकवरी होनी है वो सही कानून साजी से होनी है। अब आपने ये कानून बना दिया, अब इदारे जो है ना रेवेन्यू वाले जो है ना लठ लेके तो चल पड़ेंगे। जो मवेशी पाल हजरात हैं जिनका ज़रूरी उससे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है, वो जाके उनसे वो करेंगे, कोर्टों में जाके टूट जाएगा, उनका भी जो है ना टाइम बर्बाद होगा, पैसा अलग बर्बाद होगा, गवर्नमेंट का भी मशीनरी उसमें इस्तेमाल होगी, तो वो भी जो है ना यानी दोनों तरफ से मुल्क का ही नुकसान होना है। अगर उसका मवेशी पाल का नुकसान होना है यानी खजल ख्वार होना है, भाग दौड़ होनी है, कानूनी ख़र्चे करने, तो वो भी ज़ाहिर है एक उस पर भी नाजायज़ हो गया। और फिर अगर वो पैसा किसी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट, यानी वो बंदा कोई अपनी फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो वो उसको जो है ना वो कर देगा, नुकसान होगा उसका, और साथ गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा।